हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 6th चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। वहीं इस चैप्टर से एक और टॉपिक के बारे में हम लोग आज जान लेंगे 6.2 रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, आज का ये जो टॉपिक है यह है रासायनिक परिवर्तन। अगर हमें इस परिवर्तन को अगर समझना है तो हमें पहले कुछ बातों को पहले जान लेना होगा। कुछ बातें हमने लास्ट के वीडियोस में भी बताई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जान लेना है कि आखिर ये परिवर्तन होता क्या है। संक्षेप में अगर कहें, परिवर्तन शब्द का मतलब होता है बदल जाना, बदलना। रासायनिक शब्द का क्या मतलब होता है? किसी भी पदार्थ की जो गुण होते हैं ना, वो जनरली साधारण रूप से दो तरह के गुण विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं, भौतिकी गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसी भी पदार्थ का भौतिक या बाहरी अवस्था के बारे में दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक गुण जो होता है किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में बताता है। ठीक है ना? किसी भी चीज को काट देना, ठीक है ना, पीसेस कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, गलना, पिघलना, जमना, वाष्पन होना, संघनन होना, ठीक है ना, ये सभी क्रियाएं जो है भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जलकर, ठीक है ना, एक नए पदार्थ की सृष्टि होती है। हमेशा याद रखना है आपको, रासायनिक पदार्थों में, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नए पदार्थों की सृष्टि होती है जो पदार्थ पिछले के पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। यानी जो ओरिजिनल या फिर असली जो पदार्थ था उससे अलग होता है। ठीक है ना? जैसे मैंने लास्ट के वीडियोस में भी आपको समझाया था, किसी भी कागज के टुकड़े को लेकर अगर आप पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो वह परिवर्तन जो है, कागज के एक बड़े पीस से छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है ना? वही कागज के टुकड़े को अगर आप जला देते हैं तो वह परिवर्तन, उस जले हुए कागज से हमें राख मिलता है, तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हुआ। राख से आप उस कागज के टुकड़े तक नहीं जा सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है ना? हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक जो परिवर्तन है और किसे हम कहेंगे और बेहतर से कैसे समझेंगे। जैसे लोहे में जंग पड़ना, आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग लोहे को कुछ दिनों तक बाहर में छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है ना, लोहे को खुले अवस्था में छोड़ दें, तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है। उसे ऑक्सीजन मिलती है। कहां से मिलती है? वातावरण से, एयर से। और एयर में एक और भी चीज रहती है, उसे हम लोग कहते हैं जलवाष्प। ठीक है ना? जब लोहा ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है, वाटर वेपर के, जलवाष्प के संपर्क में आता है, ठीक है ना, तो वह जो है बदल जाता है, वह धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखना है आपको, ये जो लोहे की जंग लगना जो प्रोसेस है, ये जो पद्धति है, एक धीमी गति की प्रक्रिया है। ठीक है ना? काफी दिन के बाद हम उन्हें नोटिस कर सकते हैं। अब है वह जो लोहा जिसमें जंग पड़ गया, जिसमें ऑक्साइड्स का निर्माण हो गया, आयरन के ऑक्साइड्स का निर्माण हो जाता है, वह जो गुण होता है वह लोहे के गुण से बिल्कुल अलग होता है। लोहे का एक गुण होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, कि वह मैग्नेट के द्वारा यानी चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है ना? लेकिन जिस लोहे में जंग लगा है, जंग लगा जो लोहा है वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा। जंग लगे लोहे जो है वह बिल्कुल लोहे से अलग रूप है। ठीक है ना? एक नया पदार्थ है। याद रखना है, यह परिवर्तन लोहे की आंतरिक गुणों को बदलकर रख देता है। जहां पर एक नए पदार्थ की सृष्टि होती है, जहां हम लोग जिसे फेरस ऑक्साइड्स कह रहे हैं। ठीक है ना? याद रखना है आपको। साथ में हम लोग और जान लेंगे फ्रेंड्स कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जो जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को और अच्छे से। याद रखना है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, लोहा ऑक्सीजन और वाटर वेपर जलवाष्प के साथ विक्रिया करता है और रस्ट का निर्माण करता है। याद रखना है। अब हमें जानना है कि ये जो रस्ट होती है ना फ्रेंड्स,
ये रस्ट आखिर इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना है, जितने भी तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर एसिडिक होते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना? ज्यादातर ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक ही होते हैं। अगर हम मैग्नीशियम के एक फीते लें, ठीक है ना, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी लें और उन्हें अगर हम हीट दें, जलाएं मैग्नीशियम के फीते को लेकर, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम का जो फीता जलकर राख में बदल जाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है, उसके संपर्क में आता है, ठीक है ना, तो क्या बनता है? बनाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। याद रखना है फ्रेंड्स, आपको यह बात याद रखना है, जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण वह पद्धति है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम की जो राख है ना, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड्स कह रहे हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को जैसे ही पानी के साथ मिलाया जाए तो वह क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं आपको पता है? जो एक बेस है, ठीक है ना। याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। याद रखना है, इसमें अगर लिटमस को आप डुबाओगे रेड वाले पेपर को, तो वह ब्लू इंडिकेट करता है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि मैग्नीशियम के फीते को जब आप अपने स्कूल के लैब में अगर ये टेस्टिंग किया जाए, जलाया जाए, आपको एक्टिविटीज कराई जाए, परीक्षण कराया जाए, दिखाया जाए, तो आप उस फीते जब जल रहे होंगे तो उसे एकटक नहीं देखना है, क्योंकि ये आंखों की रेटिना पर असर कर सकता है और बहुत देर तक आप उसके बाद नहीं देख पाएंगे। याद रखना है, ठीक है ना। और इसी तरह का जो सिद्धांत है यह पटाखों या फिर क्रैकर्स पर भी लागू होता है। हमेशा क्रैकर्स को आपको तिरछा जलाना चाहिए, न कि सीधा। याद रखना है, तिरछा हमेशा किसी भी क्रैकर्स को जलाना चाहिए। याद रखना है, उसे सीधा एकटक बिल्कुल भी किसी भी आग को नहीं देखना चाहिए। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। इससे आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती है, आंखों की रेटिना जो है वो काफी खराब हो सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह आपने जाना कि जब भी हम लोग आयरन या फिर लोहा, जब भी ऑक्सीजन और फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग लगना कहते हैं लोहे को, जो पिछले पदार्थ लोहे से बिल्कुल अलग होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा आपने जाना कि मैग्नीशियम के फीते को जब भी हम आग देते हैं, उसे जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो फिर क्या होता है? एक राख मिलता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड्स कह रहे हैं। यह परिवर्तन भी बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को लेकर जब हम लोग एक वाटर में देते हैं, पानी में देते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी प्रकार के आप परिवर्तन देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना है आपको, रासायनिक परिवर्तन में आप जो वस्तुएं हैं ना, उनको बदलकर एक नए पदार्थ की सृष्टि होती है और वह नया पदार्थ बिल्कुल पीछे वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, इरिवर्सिबल चेंजेस, वे चेंजेस जिसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उत्क्रमित, जिसे हम लोग हिंदी में कहें तो जिसे ऐसे परिवर्तन जिसे हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कौन से परिवर्तन कहते हैं? उसे हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, ठीक है ना। वो परिवर्तन अचल परिवर्तन है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर वे कौन से परिवर्तन है जिसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर आप एक चम्मच कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप डालते हैं, ठीक है ना, और उसमें आप देखोगे कॉपर सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब आप देते हैं तो एक नीले रंग का विलयन आपको दिखाई देता है। आप देखो इस तरह का पिक्चर्स में, है ना। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने आयरन
ये लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। आपने आयरन दिया, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, वो जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है किसमें, वो चेंज हो जाता है एक ग्रीन कलर में, आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो यह बात भी आपको जान लेनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आखिर ये चेंजिंग जो है ये क्यों होता है, इसकी विशेषताएं के बारे में अगर हम ध्यान देंगे कि जो पदार्थ है आयरन, जो सल्फेट है ना, आप देख पा रहे हैं एक नया पदार्थ की सृष्टि होती है, यहां आप देख पाओगे। इसका नीचे इसके जो कलर हैं वो चेंज क्यों हो जाते हैं, जैसे आप देखोगे कि जो भी आप परिवर्तन देख पा रहे हैं वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच, कॉपर सल्फेट जो है और लोहे के बीच में एक प्रक्रिया, एक प्रतिक्रिया हो रही होती है, अभिक्रिया के कारण होती है। विलयन का रंग जो है नीला से हरा हो जाता है और एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट, ठीक है ना, एक आयरन सल्फेट, आयरन तो था, ठीक है ना, ये तो आयरन ही डाला गया था, लेकिन एक नया पदार्थ की सृष्टि हो गई है, आयरन सल्फेट का बनने का कारण बनती है। ध्यान देना है आपको। लोहे की कील पर क्या होता है, एक भूरे रंग का एक निक्षेप होता है। वास्तव में होता क्या है समझेंगे हम अभिक्रिया से। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब लोहा डाला गया ना, तो फिर क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वह आयरन सल्फेट विलयन बन जाता है, हरा कलर को वह छोड़ता है। याद रखना है, वो हरा हरा कलर में वो चेंज हो जाता है। वो अब आयरन अब वो नहीं रहा सिर्फ, याद रखना है, अब वह बन गया FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, वो बन गया आयरन सल्फेट, वो बन जाता है। याद रखना है, ठीक है ना, जो हरा रंग में बदल जाता है, हरा रंग में आप देख पा रहे हैं। और कॉपर का एक निक्षेप उस आयरन पर जाके जमा हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो विक्रियाएं करते हैं, ठीक है ना, कुछ सक्रिय पदार्थ होते हैं और कुछ निष्क्रिय, जैसे नीचे की तरफ कुछ क्रम होते हैं पदार्थों के, इसके बारे में आप हायर के क्लासेस में जानोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और बातें जान लेंगे कि जब भी आप किसी परख नली में एक सिरिका जब लोगे, सिरिका यानी एसिटिक एसिड लोगे, उसमें आप खाने का सोडा आप डालते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो, तो क्या होता है, एक बुलबुला सुनाई देता है। वह बुलबुला एक्चुअली किसका होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आप देख पा रहे पिक्चर्स में भी, सिरिका एसिटिक एसिड में जब आप खाने का सोडा आप देते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होती है, निकलती है बुलबुले के रूप में, और अन्य पदार्थ कहने से क्या मतलब है, जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी जाने थे कि जब भी हम लोग एसिड्स के साथ, सिरिका एसिटिक एसिड है, खाने का सोडा जो कि एक क्षारक है, ठीक है ना, बेसिस है, जब एसिड के साथ बेसिस को मिलाया जाता है तो फिर लवण और जल की उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल रही है, आप देख पा रहे हैं, और अन्य पदार्थ में क्या है, लवण और जल की उत्पत्ति होती है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी सारे परिवर्तन है ना फ्रेंड्स, जितने भी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में आप देखोगे ज्यादातर क्या होती है, ऊष्मा जो होती है, ज्यादातर रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, ऊष्मा का निर्गत होता है, ठीक है ना, नए पदार्थों की सृष्टि होती है, या फिर ऊष्मा जो है अवशोषित भी की जाती है बहुत ऐसे समय पर, ठीक है ना। याद रखना है आपको बातों को। और जो नए पदार्थ होते हैं बिल्कुल पीछे वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उसकी रासायनिक अंदरूनी जितने भी सारी विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से बदल जाती हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने काफी सारी प्रतिक्रियाएं कराई, एक वस्तु के साथ, एक पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ की, उसमें से नए पदार्थों की हमेशा से सृष्टि होती है, कई बार सृष्टि भी हुए, आपने देखा। ये जो नए पदार्थों की सृष्टि होती है वो पिछले पदार्थों से बिल्कुल अलग होती है, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। काफी सारे परिवर्तन जो हैं ज्यादातर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें जान लेना है कि आखिर
जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड्स को चूने के पानी के साथ विक्रिया कराते हैं, प्रतिक्रिया कराते हैं, याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को जब चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है, और जल जो है निकलती है। याद रखना है आपको, कुछ बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, काफी विक्रिया कराने वाले जितने भी बातें हैं वे ज्यादातर एग्जाम में आते हैं कि इस पदार्थों के साथ इस पदार्थ की विक्रिया होने पर कौन से पदार्थों की सृष्टि होती है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है या नहीं, या कौन सा परिवर्तन है, आपको समझाना होता है, बताना होता है जनरली, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को जब चूने के पानी के साथ विक्रिया कराई जाती है तो एक नए पदार्थों की सृष्टि होती है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और जल की सृष्टि होती है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग संक्षेप में जान लेंगे कि आखिर ये जो रासायनिक परिवर्तन है ना फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन में वास्तव में आखिर क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, रासायनिक परिवर्तन में जनरली ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलती है अथवा अवशोषित होती है। मतलब हीट जो होती है ना फ्रेंड्स, ऊष्मा का अवशोषण होना या फिर निर्गत होना, यह रासायनिक परिवर्तन में जरूर होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और ध्वनि का उत्पन्न होना, बहुत समय ऐसा होता है कि ब्रस्ट आउट भी होती है, ध्वनि भी निर्गत होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और गंध में परिवर्तन हो जाना, पदार्थों की गंध में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, नई गंध सृष्टि होती है। रंग में बदल जाती है, कोई पदार्थ नए रंग बदल जाती है। किसी गैस का सृष्टि हो जाना, किसी गैस का बन जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये जितने भी सारे बातें जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन में ही होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बातों को आप जानना फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन में इतनी सारी बातें होती हैं, ठीक है ना, ध्वनि निकलती है, गैसेस निकलती है, गंध निकलती है, ठीक है ना, रंग में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है या फिर अवशोषण हो जाता है। लेकिन इतनी सारी बातें भौतिक परिवर्तन में नहीं होती है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना, ये बात आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन के काफी सारे उदाहरण हैं। जैसा अगर उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो आप कहोगे कि पेपर का जो जलना है वह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं भोजन का सड़ जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा कोई भी जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं ना, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा जब भी हम एप्पल को बीच से काटते हैं तो आप देखोगे कुछ देर बाद खुला छोड़ने में उसमें क्या हो जाती है, एक 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 अलग सा एक वह रंग ले लेती है, तो वह एक केमिकल चेंजेस है। यह बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा आप कहोगे जो डाइजेशन, जो पाचन का जो पद्धति है, पाचन की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। याद रखना है आपको इन बातों को। लास्ट के चैप्टर्स में आपने जाना उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है ना, एक रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहेंगे। जब भी मैन्योर जो उर्वरक होते हैं ना, उनका तैयार होना भी एक केमिकल चेंज है, याद रखना है आपको। इसके अलावा बायोगैस का निर्माण होना, गोबर से बायोगैस का, मीथेन का बनना, ये सभी परिवर्तन जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। आपको फ्रेंड्स ये बातें बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज का हीट के द्वारा पक जाना, ऊष्मा लेकर पक जाना, आम का पक जाना, या फिर दूध का दही बनना, या फिर भात का बन जाना, राइस का बन जाना, पक जाना, ये सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत में ही आता है, जहां पर एक नए पदार्थों की सृष्टि होती है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।